पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार तुर्की अमीरों ने हिंदुस्तानी मुस्लिम अमीरों को परास्त करके खुसरो शाह को मार दिया और दीपालपुर का गवर्नर गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन जिस समय दिल्ली के तख्त पर बैठा उस समय सल्तनत की दशा बड़ी शोचनीय थी। इस कारण नए सुल्तान के समक्ष कई कठिनाइयां मुंह बाए खड़ी थीं। इस समय केंद्रीय सरकार के शक्तिहीन हो जाने के कारण दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो रही थी। प्रांतीय गवर्नर तथा हिंदू राजा स्वयं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। पंजाब में जो नव मुस्लिम बस गए थे वे सदैव षड्यंत्र रचा करते थे और विद्रोह करने के लिए उद्यत रहा करते थे। पंजाब के खोखर जाट अब भी स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। सिंध में भी गड़बड़ी फैली हुई थी और दक्षिणी सिंध लगभग स्वतंत्र हो गया था। गुजरात में भी अशांति फैली थी और वहां के गवर्नर स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। बंगाल का प्रांत दिल्ली से दूर होने के कारण स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता रहता था। राजपूताना के वीर राजपूत भी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण के राज्य भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई सल्तनत की आर्थिक विपन्नता थी। मुबारक खिलजी तथा खुसरो शाह ने राजकोष का सारा धन सेना तथा अयोग्य व्यक्तियों को बांट दिया था। इससे राजकोष बिल्कुल रिक्त हो गया था। अलाउद्दीन के कठोर नियमों के कारण बहुत से किसान खेत छोड़कर भाग गए थे, इसलिए कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी। गयासुद्दीन ने अपना शासन जमाने के लिए कई कार्य किए तथा नई सुधार योजनाएं आरंभ की। सबसे पहले गयासुद्दीन ने आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। जिन लोगों ने राज्य का धन हड़प लिया था, विशेषकर जिन लोगों ने खुसरो से रिश्वत ली थी, उन्हें सारा धन राजकोष में वापस जमा करवाने के लिए बाध्य किया गया। जिन लोगों ने खिलजी राजवंश की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें दंडित किया गया। खिलजी राजवंश की महिलाओं में से जो विवाह के योग्य थीं, उनके लिए उचित वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया गया। अन्य महिलाओं को पेंशन देने की व्यवस्था की गई। जिन लोगों ने खुसरो के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की सहायता की थी, उन्हें पदों तथा जागीरों से पुरस्कृत किया गया। सुल्तान ने अपने संबंधियों को भी अनुग्रहित किया। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा अपने संबंधियों को संतुष्ट करके बड़ी सतर्कता के साथ शासन का कार्य आरंभ किया। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक तख्त पर बैठा, उस समय भारत में मुस्लिम जनता की संख्या पहले की अपेक्षा काफी बढ़ चुकी थी। दिल्ली में बहुत से मुसलमान परिवार रहते थे। ये लोग विगत 130 वर्षों में हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए थे। इस कारण मुस्लिम प्रजा में धनी एवं संपन्न लोगों की संख्या बहुत कम थी। अधिकांश भारतीय मुसलमान गरीब और दुखी थे। गयासुद्दीन तुगलक के आर्थिक सुधार दो सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनमें से पहला सिद्धांत यह था कि कोई धनी व्यक्ति और अधिक धनी न हो, और दूसरा सिद्धांत यह था कि कोई भी निर्धन व्यक्ति इतना दरिद्र न हो कि उसका भरण पोषण भी कठिन हो जाए। राजधानी में व्यवस्था स्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि सुधारों की ओर ध्यान दिया। क्योंकि गांवों में भी बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बना लिया गया था, इसलिए अब मुस्लिम किसान भी पर्याप्त संख्या में हो गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इन किसानों के साथ उदारता का व्यवहार किया। राज्य की ओर से
भूमि का निरीक्षण करवाकर भूमि कर निश्चित कर दिया गया। मुस्लिम किसानों से उपज का 7वां अथवा 10वां भाग राज्य द्वारा लेना तय किया गया। मुस्लिम किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गईं। उन्हें हल बीज के लिए राज्य की ओर से धन दिया गया और सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरें खुदवाई गईं। गयासुद्दीन तुगलक ने न्याय व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किए। उसने प्राचीन निर्णयों तथा कुरान के सिद्धांतों के आधार पर एक न्याय विधान बनवाया और तदनुसार न्याय करने की आज्ञा दी। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया जिसने न्याय विधान बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत के विभिन्न भागों में डाक पहुंचाने की सुंदर व्यवस्था की। डाक वितरण के लिए घुड़सवार तथा पैदल सिपाही लगाए गए जो डाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। प्रत्येक मार्ग पर निश्चित दूरी पर चौकियां बनाई गईं, जहां पर पत्रवाहक सदैव उपस्थित रहते थे। ये पत्रवाहक एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में लाठी लेकर चलते थे। उनके सिरों पर घंटियां लगी रहती थीं। पत्रवाहक दौड़ता हुआ जाता था। घंटी की आवाज से अगली चौकी के पत्रवाहक को पता लग जाता था कि डाक आ रही है। गयासुद्दीन तुगलक अपनी मुसलमान प्रजा के लिए उदार तथा दानशील शासक था। उसने इस्लाम स्वीकार करने वाले परिश्रमशील तथा अध्यवसायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया। अति निर्धन मुसलमानों के लिए उसने एक दानशाला की व्यवस्था की, जहां फकीरों, भिखारियों तथा जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता की जाती थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सेना में भी कई सुधार किए। उसने सैनिकों के साथ उदारता का व्यवहार किया। सेना का वेतन वह अपने सामने बंटवाता था, जिससे धन का अपव्यय न हो। उसने अपनी सेना में योग्य सेनापतियों की अधीनता में हजारों नए घुड़सवारों को भर्ती किया। घोड़ों का अच्छी तरह निरीक्षण किया जाता था और उन्हें दागा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के समय की शासन व्यवस्था हालांकि मुस्लिम प्रजा के हित के लिए बनाई गई थी, गरीब एवं अमीर मुसलमान के बीच न्याय करते समय समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता था। वह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देता था। परिश्रमी तथा ईमानदार व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था तथा योग्य व्यक्तियों को समुचित पुरस्कार देता था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सूबेदारों से राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए। पुलिस विभाग में भी उसने कुछ परिवर्तन किए। गयासुद्दीन कट्टर सुन्नी मुसलमान था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार उदार नहीं था। पूर्ववर्ती सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर जो कर लगाए थे वे गयासुद्दीन के समय में भी ज्यों के त्यों जारी रहे। सुल्तान गयासुद्दीन ने हिंदुओं के नाम यह फरमान जारी किया कि वे पूंजी का संग्रह न करें। जहां मुस्लिम किसान राज्य को अपनी उपज का 10 से 15% कर दे रहे थे, वहीं हिंदुओं को अपनी फसल का 50% कर के रूप में देना पड़ता था ताकि वे धन संग्रहण न कर सकें। हिंदू प्रजा को लूटना, उनको जबरन मुसलमान बनाना तथा उनके देवालयों को धराशायी करना उसके शासन में भी पूर्ववत बना रहा। युद्ध के समय में वह हिंदुओं के मंदिरों तथा मूर्तियों को विध्वंस करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करता था। इन सब उपायों से गयासुद्दीन तुगलक ने मुसलमान जनता के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। अगली कड़ी में देखिए, शहजादे ने सुल्तान को तंबू के नीचे दबाकर मार दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।